अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th के लिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स में और कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एमलगम ऑफ वेरियस टॉपिक्स, और उसमें हम पहला टॉपिक जो देखने जा रहे हैं बेटा दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है दैट फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं बेटा, जो कि सेपरेट एक यूनिट है हमारे क्लास 12th में जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो दोज आर आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेस, मेटल कॉम्प्लेक्सेस जिनको हम कहते हैं। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बेटा, ट्रांजिशन elements form large number of complexes। हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। वो कॉम्प्लेक्सेस क्यों बना लेते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, वो हम देखने जा रहे हैं। जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है those form a large number of complexes because of certain reasons। उनको कुछ reasons है जिन reasons की वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत सारे complexes बना लेते हैं। सबसे पहला रीजन जो है वो ये है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स have small size। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, जिसकी बुनियाद पर, जिसकी वजह से ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बना देता है। दूसरा पॉइंट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनको हाई चार्ज होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स possess high charge। जो चार्ज होता है उन पर, जब वो कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं तो उस वक्त उन पे चार्ज बहुत ज्यादा होता है, तो वो चार्ज स्टेबलाइज करता है उस कॉम्प्लेक्स को। दैट इज व्हाई दे फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तीसरी बात जो है वो ये है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई चार्ज बाय साइज रेशियो। जो चार्ज बाय साइज रेशियो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, और उसकी बुनियाद पे, उसकी वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है। अगर हम फिर से इनको देख ले, जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है एज कंपेयर टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो हमारे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनसे, उनकी बनिस्बत बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस होते हैं प्रेजेंट किसके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, जिसको हम सेपरेट ब्रांच में पढ़ते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और या जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस क्यों बना लेता है, व्हाट इज द मेन रीजंस बिहाइंड दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस। रीजंस क्या है बेटा, रीजन, सबसे पहला रीजन क्या है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है एज कंपेयर टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, रिलेटिवली स्मॉलर होता है साइज इनका। और दूसरी बात, उनका चार्ज बहुत ही ज्यादा होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। वो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज वेरी लार्ज, बिकॉज ऑफ दैट दे फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। और तीसरा कारण जो है वो ये है कि उनका जो चार्ज डेंसिटी होती है, जिसको हम कहते हैं चार्ज बाय साइज रेशियो, इसको हम कहेंगे चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी ऑफ
transition elements is very high, that is why they readily form the complexes. वो बहुत ही जल्द complexes बना लेते हैं. इसके अलावा जो मेजर रीजन है, जो मेजर कारण है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पीछे why they form the large number of complexes, वो यही है कि they have large number of vacant d orbitals. उनके पास जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है. बिकॉज ऑफ दैट दे कैन इजीली रिसीव a pair of electrons from an atom or a group of atoms that is called ligand and they will form a complex. वो आसानी से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं. तो मैं कह सकता हूं बेटा यही कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है एज कंपेयर टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. उसके पीछे ये 4 रीजंस है. वो रीजंस क्या है बेटा? सबसे पहला रीजन ये है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है और उनके पास हाई चार्ज होता है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज उनका बहुत ही ज्यादा होता है. और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो चार्ज में साइज रेशो होता है बेटा वो बहुत ही ज्यादा होता है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. और लास्ट जो रीजन है दैट इज मोस्ट favorable reason for the complex formation. What is that? That is that transition elements have large number of vacant d orbitals. जब उनके पास vacant d orbitals होती है तो उनको लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है. बिकॉज vacant d orbitals are present, so they can easily accommodate a pair of electrons. So that is why they form a large number of complexes. अब यहां पर एक चीज खड़ा होती है हमारे सामने, वो क्या है बेटा? वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स जिसको मेटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं. हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं मेटल कॉम्प्लेक्स में. एक होता है, अगर हम बना ले ऐसे बेटा, ये है L और ये है X और ये हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ मेटल कॉम्प्लेक्स. इस मेटल कॉम्प्लेक्स के आजू बाजू में कुछ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे प्रेजेंट, बट दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मेटल कॉम्प्लेक्स. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मेटल कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं. सिंपल में आप याद रख सकते हैं, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उसको आप मेटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं. और जो इसके आजू बाजू में एटम्स होंगे या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर. उसको हम आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं. और ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होगा. ये जो M मैंने लिखा दिस मेटल, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है. और दिस इज L एंड दिस L इज कॉल्ड बेटा लीगेंड. इसको हम लीगेंड कहते हैं. सो हम कहेंगे मेटल कॉम्प्लेक्स में 2 चीजें प्रेजेंट होती है. एक आपका मेटल होगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स लेगा. किससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे लेगा? लिगेंड से. सो व्हेन द लिगेंड्स and the metals form coordinate bonds with one another, so that is called as a metal complex or that is also called as coordination compound. उसको हम coordination compound भी कहते हैं. Why it is called coordination compound beta? This is called coordination compound because it forms coordinate bonds with what beta? Ligand. What is ligand? Ligand is simply an atom or a group of atoms which has a capability to donate a pair of electrons. जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, किसकी ओर करेगा? मेटल की ओर. सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ व्हाट? लीगेंड. उसको हम लीगेंड कहते हैं. और लीगेंड और मेटल के दरमियान एक टिपिकल कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं एंड दे फॉर्म ए कंपाउंड और ए कॉम्प्लेक्स. दैट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके बेटा, ये देखिए बेटा, अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो उनकी शेप कैसी होती है, यानी कि उनका स्ट्रक्चर अंदर कैसे होता है. सपोज आपके पास ये लीगेंड है, आपके पास ये लीगेंड है, आपके पास ये लीगेंड है और आपके पास ये लीगेंड है. मैंने 4 लीगेंड रखे. सो दे हैव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इनके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डोनेटेड टुवर्ड्स द मेटल. वो इस तरह मेटल की ओर डोनेट हो जाएगा और दे विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स
and that complex will be called as a metal complex, or that will be called as a coordination compound या coordination complex. Okay, so this is what beta complex formation in case of transition elements. जो transition elements हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं. उसके पीछे ये 4 रीजंस हैं: स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई चार्ज डेंसिटी एंड देन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है. उसकी वजह से ये क्या बना देते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्सेस, या जिसे आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अब ये कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उसमें आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होगा बीच में, और उसके आजू बाजू में इर्द गिर्द में लिगेंड्स होंगे. और वो लिगेंड्स क्या काम करेंगे? वो लिगेंड्स सिंपली आपको ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे टुवर्ड्स द व्हाट बेटा मेटल, और जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है वो उनमें समा जाएंगी. ठीक है ना? ओके. और लिगेंड और मेटल के दरमियान एक टिपिकल बॉन्ड होगा एंड दैट बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और ये जो एरो में से मैंने दिखाया, दिस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे. ओके बेटा, चलिए अब एग्जांपल्स अगर हम देख ले. फॉर एग्जांपल आपकी पहली एग्जांपल में यहां पे लिख लूं बेटा. फॉर एग्जांपल आपके पास है K2, ये देखिए बेटा PtCl6. This is the metal complex. This is the metal complex of what beta? Platinum. Platinum chlorine के साथ एक complex बना लेता है, और this is ionization sphere and this is your coordination sphere. These things will be elaborately detailed way में हम इसको explain करेंगे एक separate unit में, जिसका नाम मैंने आपको पहले ही बताया coordination chemistry, जो आपके सिलेबस में है, तो वो हम वहीं पे देख लेंगे. ओके. इसी तरह अगर हम देख सकते हैं Ni, और ये है CO5. ये आपका मेटल कॉम्प्लेक्स है. निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड के दरमियान मेटल कॉम्प्लेक्स बन चुका है. अगर आप इसी तरह K3FeCN6 आप ऐसे लिखेंगे, so this will be called as a metal complex. So these are the examples of metal complex. So आपको बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको पूरी केमिस्ट्री में मिलेंगे ये मेटल कॉम्प्लेक्सेस के, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम्पल्स आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मिलेंगे. पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के भी मिलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के भी मिलेंगे, लेकिन वो बहुत ही कम है. मैंने पहले ही कहा एज कंपेयर टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स दे हैव अ मोर टेंडेंसी, दे फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. ओके बेटा, चलिए अब इसके अलावा मैं एक पॉइंट यहां पर आपको बताना चाहता हूं. जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स आपको मेटल के साथ अटैच दिखाई देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर. उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिंपली द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम. जो आपका सेंट्रल एटम है यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसके इर्द गिर्द में कितने लिगेंड्स अटैच है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर. सो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है दैट इज एक्स. वो यहां पर x है. यहां पर कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 5, यहां पर कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और यहां पर कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, वो आपका 6 है. ओके. सो दिस वाज द फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एंड इन नेक्स्ट वी विल सी द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उसके बाद हम देखेंगे एलॉय फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. लेट अस सी नाउ बेटा. ओके. चलिए अब देखते हैं बेटा कैटालिटिक प्रॉपर्टीज. Catalytic properties of transition elements.
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब भी आप कैटालिटिक प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट इज एनी केमिकल सबस्टेंस which takes part in the chemical reaction but do not get consumed in the reaction. जो आपका कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट किसी रिएक्शन में आप ऐड करेंगे in order to accelerate the reaction but without consuming that is called a catalyst. So सबसे पहले आपको पता होना चाहिए catalyst. Catalyst is simply a chemical substance which accelerates the rate of reaction without getting consumed. So आप याद रखेंगे कि वो केमिकल सबस्टेंस जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा बट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड बेटा कैटलिस्ट. अब इस कैटलिस्ट के पास कुछ इमिनेंट फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फीचर है, इट डज नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. यह आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा लेकिन साथ ही में बेटा ये आप अगर वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ये छेड़खानी नहीं करेगा. इट डज नॉट alters the equilibrium constant. ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऑल्टर नहीं करेगा. दूसरा पॉइंट, दिस कैटलिस्ट accelerates the reactions, only those reactions which are spontaneous. तो ये काम सिर्फ कहां पे करेगा, याद रखिएगा कि किस रिएक्शन में ये काम करेगा. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ये कतई काम नहीं करता है, बल्कि ये कहां पे काम करता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और आप उसको फास्टली करवाना चाहते हैं तो आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और आप चाहते हैं कि रिएक्शन हो जाए लेकिन तब भी अगर आप कैटलिस्ट भी ऐड करेंगे तब भी वो रिएक्शन नहीं हो जाएगी. तो दैट मीन्स इट कैनॉट ऑल्टर डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन. जो आपके डेल्टा जी होगी रिएक्शन की, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, उसके साथ ये बिल्कुल ही छेड़खानी नहीं करेगा. ओके, फिर ये चेंज क्या करता है, हाउ डज इट अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ डज इट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, वो इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा बेटा. दैट इज इट अल्टर्स, मैं लिखूंगा ब्रैकेट में, डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी. याद रखिएगा, हमेशा आप याद रखिएगा कि जो कैटलिस्ट होता है वो आपको सिर्फ क्या अल्टर करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को अल्टर करेगा. सो बाय दिस ही कैन accelerate the reaction without altering the equilibrium constant, without altering the delta G of the reaction. ये खाली किसके साथ छेड़खानी करेगा बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ छेड़खानी करेगा. Okay, so these are the characteristic features. Before going through the topic, we should understand what is catalyst or what are its characteristic features. इस catalyst के characteristic features क्या होते हैं तो वो आप गौर से देख लीजिएगा. Okay, now ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा, दे एक्ट एज कैटलिस्ट. लार्ज नंबर ऑफ कैटलिस्ट प्रेजेंट इन द केमिकल वर्ल्ड और द कंपाउंड्स और द एटम्स ऑफ दिस ट्रांजिशन सीरीज. जो ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है आपके, उनके कंपाउंड्स या उनके नेटिव एटम्स बहुत ही ज्यादा कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं. So they form large number of catalysts. ये बहुत ही ज्यादा कैटलिस्ट्स इस्तेमाल हो जाते हैं. Why they are used as in large quantity? Why they are used as catalyst?
सबसे पहले यही क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे और आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप बताइए ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बेटा, ये व्हाई दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट्स, व्हाट इज द प्रीरेक्विजिट कंडीशन, व्हाट आर द रीजंस that these transition elements act as a catalyst on a large scale। ये large scale पे क्यों कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, इसके पीछे कुछ रीजंस है, वजूहात है बेटा, वो आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की होने से वो एक्ट करते हैं एज कैटलिस्ट। सो सबसे पहला कारण जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कि व्हाई दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट ऑन अ लार्ज स्केल, सो आप सिंपली कह दीजिएगा अगर आपसे कोई पूछेगा। सबसे पहला रीजन जो है वो ये है कि वो उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से दे विल फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। वो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बहुत ही ज्यादा बनाएंगे। जब वो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बहुत ही ज्यादा बनाएंगे तो उसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी अल्टर हो जाएगी एंड दे विल फॉर्म द प्रोडक्ट्स वेरी क्विकली। ओके बेटा, सेकंड थिंग दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे प्रोड्यूस लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया for the reaction। याद रखिएगा बेटा कि जो आपके ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा सरफेस एरिया रिएक्शन के लिए प्रोवाइड करते हैं, यानी कि फराहम करते हैं। और मैंने आपको बोला जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये लार्ज नंबर ऑफ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, ऑन अ लार्ज स्केल ये कैटलिस्ट इस्तेमाल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टू मेन रीजंस। वन इज दैट they have a variable oxidation states। इनके पास variable oxidation states है। जब इनके पास variable oxidation states है तो they will form a large number of intermediate compounds। ये intermediate compounds ज्यादा बनाएंगे। intermediate compounds जब ये बनाएंगे बेटा, intermediate compounds बनाते बनाते ये activation energy को alter करेंगे and they will form the products very quickly। और इसके साथ साथ इनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया बिकॉज ऑफ वन रीजन, दैट इज दे हैव हाई डेंसिटी। इनके पास बहुत ही ज्यादा डेंसिटी होती है। जब इनके पास बहुत ही ज्यादा डेंसिटी होती है तो याद रखिएगा दे विल प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन टू गेट कंप्लीटेड। सो दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट्स ऑन ए लार्ज स्केल। इंडस्ट्रियल लेवल पे ये बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं एज कैटलिस्ट। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कहां कहां पे ये कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कीजिएगा व्हाई दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, बिकॉज ऑफ टू मेजर रीजंस। वन इज दैट कि होते हैं इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। जब इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं तो दे विल फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। जब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बहुत सारे बनाएंगे तो उसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी में फॉल हो जाएगा तो रिएक्शन क्विकली हो जाएगी। और दूसरी बात जो है दे प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया। ये बहुत ही ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव अ हाई डेंसिटी। इनके पास बहुत ही ज्यादा डेंसिटी है तो ये ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे। जब ये ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे तो हर किसी रिएक्टेंट को चांस मिलेगा कि वो प्रोडक्ट बनाए, जल्दी जल्दी वो प्रोडक्ट बनाए। सो दैट इज व्हाई दिस द टू मेन रीजंस व्हाई द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज कैटलिस्ट ऑन ए लार्ज स्केल। ओके बेटा, अब देखिए बेटा जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये कहां कहां पर कैटलिस्ट इस्तेमाल हो जाते हैं। व्हाट आर द वेरियस प्रोसेसेस व्हाई दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। मैंने पहले ही बताया ऑन लार्ज स्केल यूज होते हैं एज कैटलिस्ट, लेकिन मुझे बताना है अब वो कहां कहां किस किस प्रोसेस में एक्ट हो जाते हैं एज कैटलिस्ट। सो याद रखिएगा बेटा, मैं आपको वो प्रोसेस बता दूंगा साथ साथ में। चलिए आप नोट कीजिए साथ साथ में। बहुत सारे बच्चों ने सुनी होगी एक प्रोसेस का नाम, दैट इज कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस आपने नाम सुना होगा बेटा। हैबर्स प्रोसेस में हम अमोनिया बना देते हैं, मैन्युफैक्चरेशन ऑफ अमोनिया। मैन्युफैक्चरेशन ऑफ अमोनिया। मैन्युफैक्चरेशन ऑफ अमोनिया में
आपको यूज होता है कैटेलिस्ट, याद रखिएगा, आयरन यूज होता है एज कैटेलिस्ट, और उसके साथ साथ मोलिब्डेनम यूज होता है एज प्रमोटर। तो ये आपका कैटेलिस्ट रहा, और ये आपका बेटा क्या रहा, मोलिब्डेनम, जो कि क्या है बेटा, काम करेगा एज प्रमोटर। सो ये पहली प्रोसेस है जहां पर आपने देखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट ही कैटेलिस्ट इस्तेमाल हो जाता है। दूसरी प्रोसेस आपने सुनी होगी नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस, या आप सुनेंगे आइंदा लेक्चर्स में, पी ब्लॉक में ज्यादातर कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम क्या बना लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें यूज होता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ये देखिए वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है इस कैटलिस्ट। ओके, इसी के साथ अगर हम और भी चीजें देख ले बेटा, वो क्या है जरा देख लीजिएगा, और प्रोसेसेस जो है वो कौन कौन सी है जरा देख लीजिएगा बेटा प्लीज। आपने सुनी होगी नाम और एक प्रोसेस, दैट इज ऑसवाल्ड्स प्रोसेस। Oswald's process is the manufacturing of nitric acid. इसमें आप नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, और इसमें याद रखिएगा इसमें यूज होता है कैटलिस्ट प्लैटिनम। ठीक है, आपने सुना होगा नाम एडम्स कैटलिस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें भी यूज होता है प्लैटिनम ऑक्साइड। ओके, इसी तरह आपने डेकन्स प्रोसेस नाम सुना होगा क्लास 11 में, डेकन्स प्रोसेस। डेकन्स प्रोसेस में हम क्लोरीन बना देते हैं, ठीक है, इसमें यूज होता है CuCl एज कैटलिस्ट, ये यूज होता है एज कैटलिस्ट। ओके, इसी तरह आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल आपने नाम सुना होगा बेटा, ऑफ ऑयल्स, यानी कि हाइड्रोजन आप ऐड कर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, इन प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है ना बेटा, तो ये भी आपने नाम सुना होगा, ये कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। इसी तरह आपने नाम सुना होगा लिंडलार्स कैटलिस्ट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको शायद बताया होगा लिंडलार्स कैटलिस्ट, इट इज एक्चुअली प्लैटिनम, ये यूज होता है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एसिड क्लोराइड्स इनटू अल्डिहाइड्स। सो ये आपका इस्तेमाल हो जाए। सो देयर आर द वेरियस प्रोसेसेस इन विच यू कैन यूज दीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट्स। सो आप याद रखिएगा, रीजन तो दो ही है व्हाई दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट ऑन लार्ज स्केल। पहला रीजन मैंने आपको बताया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज ऑफ दैट दे विल फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, और इंटरमीडिएट कंपाउंड्स के होते हुए ये अल्टर करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को, तो ये प्रोवाइड करेंगे आपको जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स। और दूसरी बात, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट्स टू रिएक्ट बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, हाउ इट शोज अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखिए, आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड, याद रखिएगा पहला स्टेप यही होता है, तो ये बना देता है V2O4 और बना देता है साथ में SO3। ठीक है बेटा, ओके, याद रखिएगा फिर से सल्फर डाइऑक्साइड और वेनेडियम पेंटॉक्साइड, तो ये बना देता है, सो ये आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब देखिए, वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है ये आपको ऑक्सीजन के साथ फिर मिलेगा, और ये रिगेन हो जाएगा वापस V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल ऑक्सीजन +4 एंड +5, ये यूज होता है कैटलिस्ट सल्फर डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करने के लिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। So that is why it accelerates the formation of sulfur trioxide, which later on gets converted into sulfuric acid. यहाँ पर मैंने आपको दिखाया सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है in presence of vanadium pentoxide. So this was the catalytic properties of transition elements. Now we are going to discuss the last one, and that is the alloy formation.
एलाई फॉर्मेशन, और उसके साथ साथ हम इंटरस्टेशियल कंपाउंड फॉर्मेशन भी देखेंगे। चलिए पहले हम इंटरस्टेशियल कंपाउंड फॉर्मेशन ही देख लेंगे ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चलिए देखिए, द थर्ड वन इज बेटा इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन में आप देखेंगे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही सारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना लेते हैं। सबसे पहले मुझे पता है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दीज आर सॉलिड्स, ये सॉलिड्स होते हैं। जब ये सॉलिड्स होते हैं तो इनका लेटेस्ट स्ट्रक्चर होगा बेटा, इनका लेटेस्ट स्ट्रक्चर होगा। सपोज हम करेंगे कि इसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो होगा वो इस प्रकार का होगा। देखिए, अब मान लीजिए दीज आर द एटम्स, ऑफ एनी ट्रांजिशन एलिमेंट। ये मान लीजिए ये कोई लेट्स है किसी ट्रांजिशन एलिमेंट का, यहां पर जो ये खाली जगह रह गई दीज आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इंटरस्टिशियल स्पेसेस या जिनको आप वॉइड्स कहते हैं, खाली जगह जो है, ठीक है ना बेटा? ओके। अब इन्हीं खाली जगहों में कुछ स्मॉलर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आ जाएंगे, स्मॉलर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपकी स्मॉल पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, स्मॉलर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बोरॉन एटसेट्रा। ये वाले एटम्स जो है स्मॉलर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटम्स है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बोरॉन, ये आ जाएंगे और ये इन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ट्रैप हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। कोई दलदली जमीन होती है, आप कहते हैं कि ये दलदली जमीन है, जब उसके ऊपर कोई इंसान चलता है तो उसमें ही फंस जाता है। उसी तरह ये लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, इनमें खाली जगह है, दीज आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस, और इनको इंटरस्टिशियल वॉइड्स भी कहते हैं, सिंपली वॉइड्स भी कहते हैं। इन्हीं वॉइड्स में स्मॉलर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटम्स जो है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आ जाते हैं और ये इन्हीं में ट्रैप हो जाते हैं। जब ये इन्हीं में ट्रैप हो जाते हैं, सो द स्ट्रक्चर, द कंपाउंड, द फॉर्मूला, वी कैन सिंपली से द कंपोजिशन ऑफ दिस लेटेस्ट गेट्स कन्वर्टेड, गेट्स चेंज। ये चेंज हो जाएगी और जब ये इसमें ट्रैप हो जाएंगे, ऐसे बेटा मैं दिखा रहा हूं, ये स्मॉलर पी ब्लॉक एलिमेंट जो ट्रैप हुए हैं यहां पर, सो देन दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसको हम अब प्योर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, बल्कि ये कंपाउंड की हालत में होगा, क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ एटम्स है, सो इसको हम कंपाउंड्स कहेंगे। सो दीज आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है ना बेटा? सो सिंपली आप याद रखिएगा, जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं दीज आर एक्चुअली द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द स्मॉलर पी ब्लॉक एलिमेंट्स like boron, nitrogen, hydrogen, sulfur, oxygen, etc. with the transition elements. How they are formed? These smaller elements get trapped. ये बंद हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, किसमें फंस जाते हैं, किसमें फंस जाते हैं?
इंटरस्टिशियल स्पेस में, क्योंकि आपके पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। जब वो सॉलिड्स है तो उनका एक लेटेस्ट स्ट्रक्चर होगा, और उस लेटेस्ट स्ट्रक्चर में कुछ खाली स्पेसेस होगी जिनको आप इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं, या जिनको आप क्या कहते हैं बेटा, वॉइड्स कहते हैं। इन्हीं वॉइड्स में ये स्मॉलर एलिमेंट्स जो है ये ट्रैप हो जाएंगे। जब ये ट्रैप हो जाएंगे तो ये कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा, और इस कंपोजिशन हमको हम क्या कहेंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड बेटा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है ना बेटा। अब ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वो क्या है बेटा, वो ध्यान दीजिएगा। वो पहला क्या है, दीज आर नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स, याद रखिएगा बेटा। ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स है, यानी कि इनमें कोई डेफिनेट स्टाइकोमेट्री नहीं है, एक प्रॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी ट्रांजिशन एलिमेंट की, याद रखिएगा इस बात को। दे आर नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। और दूसरी बात, दे आर नीदर perfectly ionic nor covalent। हमेशा याद रखिएगा, नए परफेक्टली आयोनिक होंगे, नए परफेक्टली कोवलेंट होंगे। याद रखिएगा इस चीज को बेटा, गौर से देखिएगा मैंने क्या कहा। सबसे पहली बात यह है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में, ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स, इनमें कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है ना। और जो ये ट्रेसिस एलिमेंट्स है, यानी कि जो स्मॉलर एलिमेंट्स है, ये फ्रैक्शंस में प्रेजेंट होते हैं इनमें। ओके। और इसके अलावा ये परफेक्टली न आयोनिक होते हैं, न ये परफेक्टली कोवलेंट होते हैं। दूसरी बात, दे आर very hard, they are very hard more than the respective ट्रांजिशन एलिमेंट। जिस ट्रांजिशन एलिमेंट से ये कंपाउंड बना होगा ये उससे बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा। ठीक है ना बेटा। ओके। दूसरी, दे रिटेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी वो रिटेन हो जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं हो जाएगी कंडक्टिविटी। ठीक है। तीसरी बात, दे लूज मैलेबिलिटी। याद रखिएगा इस चीज को बेटा, दे लूज मैलेबिलिटी, यानी कि अभी ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे ये मैलेबल थे। ठीक है ना बेटा। तो अब ये जो कंपाउंड्स बन गए इस ट्रांजिशन एलिमेंट से, तो इनके पास मैलेबिलिटी नहीं होगी, सबसे पहले। और लास्ट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, दे आर केमिकली इनर्ट। ये केमिकली इनर्ट होते हैं। So these are the characteristic features of these interstitial compounds. So याद रखिएगा interstitial compounds जो है वो non stoichiometric compounds होते हैं। ये ना perfectly ionic है ना perfectly covalent है। और दूसरी बात, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं respective to their native transition elements। जिस transition element से ये बने हैं उससे ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होंगे। ओके। दे रिटेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी बेटा वो रिटेन हो जाएगी, यानी कि उसमें कोई चेंज आने वाली नहीं है। और चौथी बात जो है, दे लूज मैलेबिलिटी। अब जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट था, फॉर एग्जांपल ये आयरन था, आयरन मैलेबल था, जब ये इसमें ट्रैप हो गए तो इसकी मैलेबिलिटी लूज हो गई। ओके। एंड दे आर केमिकली इनर्ट, दे कैन नॉट रिएक्ट विद अनदर केमिकल सब्सटेंसेस। अब इनकी एग्जांपल्स अगर मैं दे दूं बेटा आपको, फॉर एग्जांपल आपके पास है Fe3C TiH, ठीक है ना। इसी तरह है MnN etc. So these are what beta? These are interstitial compounds. याद रखिएगा, interstitial compounds are those compounds in which the smaller p block elements like carbon, nitrogen, hydrogen, boron, oxygen, sulfur gets trapped
in the interstitial spaces of the latest structures of the transition elements, they form the interstitial compounds. अब ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है इनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. पहला फीचर जो है दीज आर नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स. इनमें एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी सेंट्रल आइटम की, यानी कि सेंट्रल जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, और न ये परफेक्टली आयनिक है न परफेक्टली कोवेलेंट है. ओके, और ये बहुत ही हार्ड होते हैं रेस्पेक्टिव टू देयर नेटिव ट्रांजिशन एलिमेंट जिससे बने होंगे, और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वही वैसी की वैसी रहेगी जो ट्रांजिशन एलिमेंट की थी, और ये लूज करेंगे मैलेबिलिटी एज कंपेयर टू द ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये केमिकली इनर्ट होंगे. सो दिस वाज द थर्ड, वी कैन से थर्ड टॉपिक, दैट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन. Okay, now the last one which I am going to discuss with you, and with this we will conclude the physiochemical properties of transition elements, और इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स देखेंगे, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो हम अभी इसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. अभी हमको जो पढ़ना है बेटा दैट इज एलॉय फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, लेट्स सी नाउ. चलिए हम देखना चाहेंगे अब एलॉय फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले मुझे पता होना चाहिए व्हाट इज एलॉय. एलॉय इज सिंपली अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स. सिंपल. सो एलॉय जो है, एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स. होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स होता है जिसको हम एलॉय कहते हैं. ठीक है ना बेटा? ओके, ये जो एलॉयज होते हैं ये हार्ड होते हैं. Alloys are hard, but not as compared to elements which form it. ये उनसे ज्यादा हार्ड नहीं होती है. ठीक है ना बेटा? ये उनसे ज्यादा हार्ड नहीं होती है जिनसे ये बनी होती है. ठीक है ना बेटा? ओके, ये जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ एलॉयज. Why they form large number of alloys? Because their size difference is almost 15%. जिनमें साइज डिफरेंस एलिमेंट्स में साइज डिफरेंस जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए बेटा? 15%. देन दे विल फॉर्म ए अलॉय. ये अलॉयज बनाएंगे. ठीक है ना बेटा? ओके, ये जो अलॉयज है ट्रांजिशन एलिमेंट जो अलॉयज बनाते हैं बिकॉज ऑफ दिस साइज डिफरेंस, इनका साइज बिल्कुल ही 15% के इर्द गिर्द ही आ जाता है. दैट इज व्हाई दे फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ alloys. ये बहुत ही ज्यादा alloys बनाते हैं बिकॉज दे हैव अ साइज डिफरेंस ऑफ 15%. इसके अलावा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये विथ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ alloys बनाता है. नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ भी alloys बनाता है. एलिमेंट्स फॉर्म alloys विथ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑल्सो. ठीक है ना? ट्रांजिशन एलिमेंट्स विथ कॉम्बिनेशन विद नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे आल्सो फॉर्म alloys. ठीक है ना बेटा? जैसे आपने देखा होगा जर्मन सिल्वर, आपने देखा होगा रोल्ड गोल्ड, नाम सुने होंगे बेटा. इन दोनों में एल्युमिनियम इस्तेमाल हो जाता है.
अपार्ट फ्रॉम ट्रांजिशन एलिमेंट इसके साथ एल्यूमिनियम भी अटैच होता है, ठीक है ना। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ भी अलॉयज बना लेते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर साइज डिफरेंस ऑलमोस्ट 50%। जैसे ब्रॉन्ज है, मॉइनल मेटल है, स्टेनलेस स्टील है ना, बहुत सारे ऐसे, गन मेटल है, बेल मेटल है, बहुत सारे ऐसे अलॉयज है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बना लेते हैं। सो दिस इज वेरी इजी वन कि अलॉयज पहले सब होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स होता है और ये हार्ड होता है, और हार्ड बट नॉट एज कम्पेयर टू एलिमेंट्स विच फॉर्म इट, जिनसे बना होता है उनसे ज्यादा ये हार्ड नहीं होगा। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स लार्ज नंबर ऑफ अलॉयज बना लेते हैं इस वजह से, बिकॉज देयर साइज डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 15%। सो जिनके पास साइज डिफरेंस 15% ऑलमोस्ट होगा तो वो ज्यादातर अलॉयज बना लेते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी अलॉयज बना लेते हैं, जैसे जर्मन सिल्वर है, रोल्ड गोल्ड है, जिनमें एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है। और इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है बेटा, जो रिसेंटली पूछा गया था किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं है किस एग्जाम में पूछा गया था, कि एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है क्या वो रेस्पेक्टिव एलिमेंट जिनसे वो बना है उनसे ज्यादा होता है कि कम होता है। याद रखिएगा, मैंने कहा हार्ड ज्यादा नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू रेस्पेक्टिव एलिमेंट, बट मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एलॉयज जो होते हैं, एलॉयज आर मोर than their respective elements, respective metals। जिन मेटल से ये बनी होगी एलॉय उनसे ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। याद रखिएगा इस पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एलॉय में। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ नाम रखने हैं एलॉय को और उसमें कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आप याद रख सकते हैं।